प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम कक्षा 7 गणित की प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न नंबर 1 से 5 तक हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1, अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात कीजिए। इसके लिए आप सबसे पहले अपने एक कक्षा के 10 विद्यार्थियों यानी अपने सहपाठियों को बुलाएंगे और मीटर पैमाने से सबकी लंबाई नाप लेंगे और उसे सेंटीमीटर अथवा फीट में नोट कर लेंगे। और यदि आप सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं तो वहां पर हर महीने आपकी लंबाई नापी जाती होगी। आप अपने शिक्षक से उसे मान कर भी नोट कर सकते हैं। माना 10 बच्चों की लंबाई निम्नवत है। पहले बच्चे की लंबाई 125 सेमी, दूसरे बच्चे की लंबाई 122 सेमी, तीसरे बच्चे की लंबाई 126 सेमी, चौथे बच्चे की लंबाई 120 सेमी, पांचवें बच्चे की लंबाई 123 सेमी, छठे बच्चे की लंबाई 137 सेमी, सातवें बच्चे की लंबाई 132 सेमी, आठवें बच्चे की लंबाई 130 सेमी, नौवें बच्चे की लंबाई 135 सेमी और 10वें बच्चे की लंबाई 128 सेमी है। अब आपने विद्यार्थियों की ऊंचाई के जो यह आंकड़े एकत्र किए हैं, इन्हें गणित की भाषा में प्रेक्षण कहा जाता है। इनका आपने परिसर ज्ञात करना है। तो परिसर ज्ञात करने से पहले हम इन प्रेक्षणों में से सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षण को नोट कर लेंगे। अभी दिए गए प्रेक्षणों में सबसे बड़ा प्रेक्षण 137 सेमी है और सबसे छोटा प्रेक्षण 120 सेमी है। अब परिसर का मान ज्ञात करने के लिए हम सबसे बड़े प्रेक्षण में से सबसे छोटे प्रेक्षण को घटाते हैं। तो इस प्रकार से परिसर का सूत्र हो जाएगा, परिसर बराबर सबसे बड़ा प्रेक्षण ऋण सबसे छोटा प्रेक्षण। अभी हमारा परिसर आ जाएगा 137 सेमी ऋण 120 सेमी। अब हम 137 सेमी में से 120 सेमी को घटाएंगे तो मिलेगा 17 सेमी। तो प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 17। प्रश्न 2 है, कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। आपको अंक दिए गए हैं 4, 6, 7, 5, 3, 5, 4, 5, 2, 6, 2, 5, 1, 9, 6, 5, 8, 4, 6 और 7। और नीचे से आपने प्रश्न के 4 भागों का उत्तर भी लिखना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके लिए एक सारणी बना लेते हैं। सारणी में हम 3 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में हम अंक लिखेंगे और दूसरे कॉलम में मिलान चिन्ह या टैली चिन्ह लिखेंगे और तीसरे कॉलम में बारंबारता लिखेंगे। अब हम इन प्रेक्षणों को बारीकी से देखेंगे तो यहाँ पर हमें 1 से लेकर 9 तक के अंक दिए हुए हैं। इसलिए हम 1 से 9 तक के अंक पहले कॉलम में यानी अंक वाले कॉलम में लिखेंगे। दूसरा है मिलान चिन्ह या टैली चिन्ह। टैली चिन्ह को समझने से पहले हम बारंबारता को समझ लेते हैं। बारंबारता का मतलब हुआ कि इन आंकड़ों में कोई अंक कितनी बार लिखा गया है। जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि 1 को 1 ही बार लिखा गया है, तो 1 की बारंबारता 1 हो जाएगी। और अब देखिए 2 को, तो इन प्रेक्षणों में 2 को 2 बार लिखा गया है, तो 2 की बारंबारता 2 हो जाएगी। इसी प्रकार 3 की बारंबारता 1 है और 4 को 3 बार लिखा गया है, तो 4 की बारंबारता 3 हो जाएगी। 5 को 5 बार लिखा गया है, 5 की बारंबारता 5 हो जाएगी। और 6 को 4 बार लिखा गया है, तो 6 की बारंबारता 4 होगी। 7 को 2 बार लिखा गया है, तो वो 7 की बारंबारता 2 होगी। 8 को 1 बार लिखा गया है, तो 8 की बारंबारता 1 होगी। और अंत में 9 को 1 बार लिखा गया है, तो 9 की बारंबारता भी 1 होगी। अब देखिए टैली चिन्ह को किस प्रकार से बनाया जाता है। यदि आपको 1 के लिए टैली चिन्ह बनाना है तो आप एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे। यदि 2 लिखना है तो टैली चिन्ह में आप 2 ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचेंगे। 3 के लिए टैली चिन्ह में आप 3 ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचेंगे और 4 के लिए 4 ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचेंगे तथा 5 के लिए पहले 4 ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचेंगे। फिर एक इन्हें काटती हुई तिरछी रेखा खींचेंगे। अब यदि आपको 6 लिखना है तो 6 के लिए आप पहले 5 का टैली चिन्ह बनाएंगे और फिर 1 का टैली चिन्ह बनाएंगे, तो यह 6 कहलाएगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि टैली चिन्ह के एक बंडल में अधिक से अधिक 5 रेखाएं आ रही है, जिसमें 4 ऊर्ध्वाधर रेखा है और 1 तिर्यक रेखा है। तो दोस्तों, शायद आप इसे समझ गए होंगे। यदि आप इसे समझ चुके हैं तो बताइए 16 के लिए टैली चिन्ह क्या होंगे।
तो 16 के लिए टैली चिन्ह में हम पहले 5, 5 और 5 के 3 टैली चिन्ह के बंडल बनाएंगे। यह बना 15। उसके बाद एक और ऊर्ध्वाधर रेखा अलग से खींचेंगे। यह हुआ टैली चिन्ह का 16। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं सारणी की ओर। तो सारणी में 1 की बारंबारता 1 है, तो टैली चिन्ह वाले कॉलम में हम 1 के सामने 1 का टैली चिन्ह यानी एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे। और 2 की बारंबारता 2 है, तो टैली चिन्ह में हम 2 रेखाएं डालेंगे। 3 की बारंबारता 1 है, तो टैली चिन्ह में हम 1 रेखा खींचेंगे। 4 की बारंबारता 3 है, तो हम टैली चिन्ह में 3 का टैली चिन्ह बनाएंगे। 5 की बारंबारता 5 है, तो टैली चिन्ह में 5 के लिए टैली चिन्ह बनाएंगे। 6 की बारंबारता 4 है, तो टैली चिन्ह में हम 4 का टैली चिन्ह बनाएंगे। 7 की बारंबारता 2 है, तो टैली चिन्ह में हम 2 का टैली चिन्ह बनाएंगे। 8 की बारंबारता 1 है, तो टैली चिन्ह वाले कॉलम में हम 8 के सामने 1 का टैली चिन्ह बनाएंगे। 9 की बारंबारता 1 है, तो टैली चिन्ह वाले कॉलम में हम 9 के सामने 1 का टैली चिन्ह बनाएंगे। सारणी को बनाने के बाद अब हम नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं। फर्स्ट आपसे पूछा गया है, सबसे बड़ा अंक कौन सा है? आपको यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक के अंक दिए गए हैं। इनमें सबसे बड़ा अंक 9 है। दूसरा आपसे पूछा गया है, सबसे छोटा अंक कौन सा है? तो सबसे छोटा अंक 1 है। इसका उत्तर आप लिखेंगे 1। तीसरा आपसे पूछा गया है, इन आंकड़ों का परिसर क्या है? तो परिसर के लिए जैसे कि आप जानते हैं, सबसे बड़े प्रेक्षण में से सबसे छोटे प्रेक्षण को घटाया जाता है। तो परिसर बराबर आ जाएगा, सबसे बड़ा प्रेक्षण हमारे पास क्या है? सबसे बड़ा प्रेक्षण हमारे पास है 9 और सबसे छोटा प्रेक्षण है 1, तो हम लिखेंगे परिसर बराबर 9 ऋण 1 बराबर 8। चौथा आपसे पूछा गया है, अंकगणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें माध्य का सूत्र लिखेंगे। क्या आप जानते हैं कि माध्य का सूत्र क्या होता है? माध्य का सूत्र होता है माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों के योग की जगह इन सभी परीक्षणों को जोड़ेंगे, तो इनका योग आएगा 100। तो यह हो जाएगा 100 बट्टा 20। अब आप 100 में 20 का भाग देंगे तो प्राप्त होगा 5। तो दोस्तों आंसर आ जाएगा 5। प्रश्न संख्या 3 है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप जानते होंगे, पूर्ण संख्याएं शून्य से शुरू होती हैं। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी 0, 1, 2, 3 और 4। अब हमें इनका माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों के योग की जगह पर हम लिखेंगे 0, धन 1, धन 2, धन 3, धन 4 और प्रेक्षण की संख्या के स्थान पर हम 5 लिखेंगे। 0, धन 1, धन 2, धन 3, धन 4 को जोड़कर मिलेगा 10, फिर 10 में 5 का भाग देंगे तो आएगा 2। दिस इज आंसर। प्रश्न संख्या 4 है, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। पहली पारी में रन बनाए 58, दूसरी पारी में बनाए 76, तीसरी पारी में बनाए 40, चौथी पारी में बनाए 35, पांचवी पारी में बनाए 46, छठी पारी में बनाए 45, सातवीं पारी में बनाए 0 और आठवीं पारी में बनाए 100। उसका माध्य स्कोर या रन ज्ञात कीजिए। दोस्तों, माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रश्न में हमें जो पारियों के रन दिए गए हैं, यह हमारे 8 प्रेक्षण हैं। और प्रेक्षणों की संख्या यानी खिलाड़ी द्वारा खेले गए पारियों की संख्या जो कि 8 है। इसलिए माध्य स्कोर बराबर हो जाएगा 58 धन 76 धन 40 धन 35 धन 46 धन 45 धन 0 धन 100 बट्टा 8। अब इन सब रनों को हम जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 400 और इसमें हम भाग दे देंगे 8 का, तो भागफल मिलेगा 50 रन। इस प्रकार खिलाड़ी का माध्य स्कोर आ जाएगा 50 रन। 5. निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंकों को दर्शाती है। तो इस टेबल में आपको खिलाड़ियों के द्वारा 4 खेलों में अर्जित अंकों को दिखाया गया है, जैसे कि ये ने पहले खेल में 14, दूसरे खेल में 16, तीसरे खेल में 10 और चौथे खेल में भी 10 अंक अर्जित किए हैं। इसी प्रकार बी और सी के भी अंकों को आप देख सकते हैं। फर्स्ट आपसे पूछा गया है, प्रत्येक खेल में ए,
द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग बट्टा परीक्षणों की संख्या। तो ए का माध्य आ जाएगा ए द्वारा अर्जित अंकों का योग बट्टा ए द्वारा खेले गए खेलों की संख्या। इसलिए ए का माध्य बराबर 14 धन 16 धन 10 धन 10 बटा 4। 14, 16, 10 और 10 का योग आएगा 50। अब 50 में 4 का भाग देंगे तो 4 का भाग 50 में 12.5 बार गया। इस प्रकार हमें ए का औसत 12.5 प्राप्त हुआ। दूसरा आपसे पूछा गया है प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से। क्यों? यदि हम सारणी में देखें तो सी ने एक खेल नहीं खेला है, मतलब सी ने 4 नहीं बल्कि 3 ही खेल खेले हैं, तो हम सी का माध्य ज्ञात करने के लिए 3 से भाग देंगे क्योंकि सी ने 3 ही खेल खेले हैं। तीसरा आपसे पूछा है बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया है, आप इसके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे? बी का माध्य बराबर हो जाएगा पहले खेल के अंक 0 धन दूसरे खेल के अंक 8 धन तीसरे खेल के अंक 6 धन चौथे खेल के अंक 4 बटा कुल खेलों की संख्या यानी 4। यह हो जाएगा 18 बटा 4। अब हम 18 में 4 का भाग देंगे तो मिलेगा 4.5। चौथा आपसे पूछा है किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है, तो जिस खिलाड़ी का माध्य सबसे अच्छा होगा उसका प्रदर्शन सबसे अच्छा होगा। ए और बी का माध्य हमने पहले ज्ञात किया है। ए का माध्य आया है 12.5 और बी का माध्य आया है 4.5। अब हम सी का माध्य ज्ञात कर लेते हैं। सी का माध्य बराबर हो जाएगा 8 धन 11 धन 13 बटा 3। 8, 11 और 13 को जोड़ेंगे तो आएगा 32। अब 32 में 3 का भाग देंगे तो यह आएगा 10.6। तो ए, बी और सी में से का माध्य सबसे अधिक है। हम लिखेंगे चूंकि ए का माध्य सबसे अधिक है इसलिए ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा है।